Today I want to share a very important video which is useful for the all law students and other. And this video is generally related to one word law. So in this video I want to talk about what is the meaning of law, what is the concept of law and what is the function of law. Let's start. तो सबसे पहला जो वर्ड है इस पर लॉ है। तो जब लॉ की बात करते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कहां से डिराइव हुआ है। तो जो लॉ वर्ड है वो एक ट्यूटोनिक वर्ड लैग से डिराइव हुआ जिसका मतलब होता है डिफरेंट। यानी अगर सिंपल इसके अकॉर्डिंग बात करना चाहें तो क्या होता है, तो ये कहता है लॉ इज डिफरेंट रूल ऑफ कंडक्ट एंड ह्यूमन रिलेशन। यानी इसके अनुसार जो लॉ होती है ये एक डिफरेंट रूल ऑफ कंडक्ट होती है जो लोगों के साथ जुड़ी होती है। ये इसकी एक सिंपल मीनिंग हुआ। अब बात करेंगे कि मीनिंग ऑफ लॉ क्या होता है। मीनिंग ऑफ लॉ के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट इसकी मीनिंग में आती है पहला, इट मीन्स बॉडी ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट ऑफ पर्सन मेड एंड इन्फोर्स बाय द स्टेट। जिसके पहले मीनिंग में कहता है कि यह एक बॉडी ऑफ रूल ऑफ कंडक्ट होता है। किसका कंडक्ट होता है, तो भाई पर्सन का बॉडी ऑफ रूल ऑफ कंडक्ट होता है जो स्टेट क्या करता है, में बनाता है और इन्फोर्स करता है। यानी सिंपल भाषा में बोले तो जो लॉ होता है वह लोगों का रूल ऑफ कंडक्ट होता है जिसे स्टेट बनाता है और इन्फोर्स करता है। दूसरी चीज ये कहता है कि ये एक सिस्टम ऑफ रूल्स होता है। यह किसी देश का, किसी कम्युनिटी का एक सिस्टम ऑफ रूल्स होता है जो अपने मेंबर्स को रेगुलेट करता है। तीसरी बात अगर बात करें तो तीसरा कहता है कि जो लॉ होता है वो एक प्रकार का जस्टिस होता है, वो मोरालिटी पर बेस होता है, वो उसमें वो ऑर्डर होता है, एक स्टैट्यूट होता है, एक एक्ट्स होता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। ये सिंपल मीनिंग ऑफ लॉ है। अब बात करते हैं कि डिफिनेशन ऑफ लॉ क्या होता है। यानी डिफिनेशन ऑफ लॉ के बारे में बात करते हैं तो एक साफ शब्द कहना ये है कि जो लॉ है वो एक अथाह समुद्र है। यानी इसको ना कोई प्रॉपर रूप से डिफाइन कर सकता है और ना ही इसे कंप्लीट कोई डिफाइन कर सकता है। इस संदर्भ में कहना यह है, ये मेरा व्यू नहीं, ये ज्यूरिस्ट लोगों का व्यू है जिन्होंने बताया था। अकॉर्डिंग टू द पोलॉक ने बोला था, पोलॉक के अनुसार कहता है इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन लॉ when we have more knowledge of law। यानी पोलॉक कहते हैं कि लॉ को डिफाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। और कब डिफिकल्ट है, तो जब डिफिकल्ट है जब आपके पास नॉलेज ऑफ लॉ है। यानी आपके पास नॉलेज ऑफ लॉ है तब भी आपको प्रॉपर रूप से डिफाइन करने में क्या होगा, इसकी डिफिकल्टीज होगी। जितनी लॉ पढ़ते जाइएगा उतनी लॉ को डिफाइन करने में दिक्कतें होती जाएगी। इसको कंप्लीट कोई डिफाइन नहीं कर सकता है। और इस बात को एक अदर ज्यूरिस्ट भी सपोर्ट करते हैं। वो ज्यूरिस्ट का नाम है थॉर्मन एर्नोल्ड कहते हैं। थॉर्मन एर्नोल्ड बोलते हैं इस बारे में
कि हम जानते हैं कि जो लॉ होती है वो सोसाइटी के लिए बनाया जाता है, और सोसाइटी जो होता है एक डायनेमिक स्ट्रक्चर की होती है, यानी ये समय अनुसार चेंज होता जाएगा। कहा भी गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि परिवर्तन ही समाज का नियम है। तो परिवर्तन समाज का नियम है, यानी इस कहने का मतलब यही है कि परिवर्तन समाज में परिवर्तन समय अनुसार होते रहता है। तो जब जिस समय संसार समाज की जिस तरह की जरूरत पड़ी उस तरह की लॉ बनाया गया। अब जिस तरह की लॉ की जरूरत पड़ेगी, फ्यूचर में जिस तरह की लॉ की जरूरत पड़ेगी उस तरह के लॉ बनाए जाएंगे। तो इसलिए सोसाइटी के डायनेमिक स्ट्रक्चर होने के कारण लॉ का भी डायनेमिक स्ट्रक्चर है, और इसे परिपूर्ण रूप से डिफाइन नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि जो डिफिनेशन ऑफ लॉ था वो ऑलरेडी बहुत ही डिफिकल्ट है और कोई उसे पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं कर सकता है। तो इस चीज को परिभाषित करने के लिए टू मेजर स्कूल ऑफ थॉट आया आगे, यानी टू मेजर थॉट आए जिन्होंने लॉ के बारे में डिफाइन किया। और वह टू मेजर स्कूल ऑफ थॉट क्या है? तो फर्स्ट है पॉजिटिविज्म, दूसरा है नेचुरलिज्म। पॉजिटिविज्म जो होता है उसको दूसरे रूप में कहा जाता है पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लॉ, और इसे कहा जाता है नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ। जो पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लॉ है उसे ऑस्टिन थ्योरी ऑफ लॉ भी कहते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि जो पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लॉ है उसके फाउंडर ऑस्टिन। तो ऑस्टिन के फाउंडर होने की वजह से इसे ऑस्टिन थ्योरी ऑफ लॉ भी कहते हैं। और जो पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लॉ होती है वो मॉडर्न थ्योरी पर बेस होती है। इसके अनुसार ऑस्टिन डिफाइन क्या करते हैं कि जो लॉ होता है, लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरन बैक्ड बाय द सैंक्शन। यानी ये कहते हैं कि जो लॉ है एक सॉवरन की कमांड होती है जिसे सैंक्शन किया जाता है। लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरन बैक्ड बाय द सैंक्शन। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब हम इंडिया की एक लेजिस्लेटिव लॉ मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो वह मोटर व्हीकल एक्ट में यह लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कार को ड्राइव कर रहा है तो सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी है, और दूसरा अगर कोई व्यक्ति बाइक को चला रहा है तो हेलमेट पहनना कंपलसरी है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसी के तीन वर्ड जो है लॉ इज अ कमांड। तो कमांड फर्स्ट थिंग, सेकेंड इज सॉवरन एंड थर्ड इज सैंक्शन। ये तीन जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो लॉ के उस पर बात करते हैं कि कमांड क्या होता है, सॉवरन क्या होता है और सैंक्शन क्या होता है। तो इस एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि कमांड सॉवरन और सैंक्शन क्या होती है। तो जो मोटर व्हीकल एक्ट की बात कर रहे थे उसमें ये लिखा गया है कि जो व्यक्ति अगर ड्राइव कर रहा है कार को तो उसे सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। तो ये क्या हुआ, एक तरह का कमांड हो गया। कमांड में दो तरह की बातें आ जाती है, आप काम को करें या ना करें, दोनों बातें आएंगी। लेकिन जो कमांड होती है वो आपको तो दिया गया कि हाँ भाई आप जब भी कार ड्राइव कर रहे हैं सीट बेल्ट लगाओ, तो ये एक तरह की कमांड हो गई। और कमांड भी किसके द्वारा दी जाती है? जो सॉवरन पावर होती है, सुप्रीम पावर जो होता है, सुप्रीम अथॉरिटी जो होता है उसके द्वारा कमांड दिया गया। अब यहां सुप्रीम पावर क्या हो गया? तो यहां सुप्रीम पावर की बात करें तो पार्लियामेंट एक लेजिस्लेटिव लॉ यहां सुप्रीम पावर के रूप में है, जो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई आपको क्या करना है कि जब भी कार ड्राइव करना है तो आपको सीट बेल्ट लगाना है। तो आप काम को करें या ना करें, अगर करेंगे
तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो आपको सैंक्शन दिया जाएगा। सैंक्शन के रूप में जैसे पेनाल्टीज हो गया, फाइन हो गया, पनिशमेंट हो गया, ये सब सैंक्शन के रूप में आता है। तो अब समझ आ गया कि कमांड, सॉवरन और सैंक्शन क्या होती है। अब इसी के बाद एक और डिफिनेशन डिफाइन के बारे में बात करना चाहते हैं, वो सैलमन के बारे में। सैलमन जो थे वो भी एक पॉजिटिव थ्योरी के सपोर्टर थे, और सैलमन जो डिफाइन करना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। यानी इनके अनुसार, कहने के अनुसार ये है कि जो लॉ होता है यह एक प्रिंसिपल्स ऑफ रूल, प्रिंसिपल्स, एक लॉ जो होता है वो एक प्रिंसिपल्स होता है जो स्टेट उस चीज को क्या करता है, इन्फोर्स करता है, जिसे स्टेट इन्फोर्स करता है। लॉ इज ए बॉडी ऑफ प्रिंसिपल, लॉ एक बॉडी होती है, एक प्रिंसिपल ऑफ बॉडी होती है जो क्या करता है, जो एक स्टेट के साथ जुड़ा होता है और जिसे स्टेट क्या करता है, इन्फोर्स करता है। अब हम दूसरे स्कूल ऑफ थॉट की बात करते हैं। जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट था वो नेचुरलिज्म पर था, वो नेचुरलिज्म पर बेस्ड था, जिसको अदर वर्ड में कहा गया था नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ। तो नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ जो था वो ओल्डेस्ट सोर्सेज ऑफ लॉ है, यानी वो ओल्डेस्ट लॉ पर बेस्ड था, ओल्डेस्ट सोर्सेज पर बेस्ड था। उसके अनुसार ये माना जाता है कि जो लॉ होती है वो जनरली मोरालिटी पर बेस्ड होता है। किस पर बेस्ड होता है, तो वो जो लॉ होती है वो जो जनरली जो होता है वो मोरालिटी पर बेस्ड होता है। और मोरालिटी क्या है, तो मोरालिटी जो होता है इंसान की वह सोच और समझ होती है जिसके द्वारा वो तय कर पाते हैं कि कौन सा चीज सही है और कौन सा चीज गलत है। अब इसके अनुसार समझते हैं तो नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ कहता है कि नेचुरल लॉ इज द प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग व्हिच आर इनहेरेंट इन ह्यूमन नेचर एंड नॉट क्रिएटेड बाय सोसाइटी और जज। यानी इनके अनुसार कहना चाहते हैं कि जो नेचुरल लॉ होती है वो एक प्रकार का प्रिंसिपल होता है। किस चीज की प्रिंसिपल होती है, तो इस चीज की प्रिंसिपल होती है कि उसमें ये बताया जाता है कि क्या सा चीज जो है वो सही है और कौन सा चीज जो है वो गलत है। उसमें ये भी कहा जाता है कि इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताता है कि ये जो मोरालिटी होती है ये इनहेरेंट होता है, इनहेरेंट होता है, यानी ये किसी के द्वारा समझाया, पढ़ाया या बताया नहीं जाता है। ये अपनी मोरालिटी के आधार पर तय करते हैं। ये ना ही किसी के द्वारा क्रिएट किया जा सकता है, ये किसी दूसरे के द्वारा क्रिएट नहीं किया जा सकता है, चाहे वो सोसाइटी हो चाहे वो जज हो, उसके द्वारा इसको क्रिएट नहीं किया जा सकता। एक सिंपल टर्म में बात करें कि मोरालिटी क्या होती है, तो मोरालिटी इज योर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। यानी मोरालिटी आपकी सेंस के बारे में बात करता है, जो आपके सेंस के अनुसार आप उस चीज में बताते हैं कि कौन सा चीज सही है और कौन सा चीज गलत है। एक केस के माध्यम से जानना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक जगह है, वहां 10 आदमी हैं, 10 आदमियों जो वहां खड़े हैं वहां 2 आदमी में झगड़ा हो गया। मान लीजिए कि ए और बी में झगड़ा हो गया, ए और बी में झगड़ा हो गया। इस झगड़े का मेन कारण ए था। ए, इसमें बी में किसी भी तरह का कोई गलती नहीं था, कारण ए था, ए ने ही गलती किया था और ए ने क्या किया, बी को पीटा। तो जो वहां 10 लोग में जो 8 लोग थे, 2 लोग तो लड़ रहे थे और 8 लोग थे, 8 लोग ये देखे होंगे और देखकर ये डिसाइड करते हैं कि भाई नहीं नहीं, इसमें जो गलती है, जो गलती किया है वो ए ने ही किया है, बी की कोई गलती नहीं है। तो ये आपकी मोरालिटी बताती है।
दूसरे शब्द में अगर मोरालिटी के बारे में बताना चाहे तो मोरालिटी क्या होती है, तो मान लीजिए कि आपसे कुछ सवाल करता हूं, उसका जवाब दीजिए। जैसे पहला सवाल है, क्या माँ बाप की इज्जत करना चाहिए या नहीं? तो इसमें जाहिर सी बात है, करना चाहिए। तो ये आपकी मोरालिटी जवाब दे रहा है, आपकी मोरल वैल्यू से आप जवाब दे रहे हैं कि हाँ, माँ बाप को इज्जत करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें सबसे प्रेम से रहना चाहिए। ये आपकी एक मोरल सेंस के आधार पर आप जवाब दे रहे हैं। तो यही कर रहा है कि जो नेचुरल लॉ, थ्योरी ऑफ लॉ जो है वो जनरली मोरालिटी पर ही बेस होती है, जो मोरल सेंस पर बेस है। थैंक यू। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे कि स्कोप ऑफ लॉ क्या